हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं कुमार अनुराग आप लोगों के साथ आ चुका हूं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर। ये हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का 9th पार्ट है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, और हम फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन के, जो एक एक कर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और उसके डिटेल्ड आंसर भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, फॉर अ केमिकल टू बी ऑफ कंसर्न फॉर बायोमैग्निफिकेशन इट मस्ट बी, राइट। इसकी हिंदी में पढ़ देता हूं, उसके बाद शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन से संबंधित होने के लिए किसी भी रसायन को आवश्यक रूप से होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा केमिकल जो बायोमैग्निफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिसका बायोमैग्निफिकेशन होता है, उसको नेसेसरली कैसा होना चाहिए। इसके लिए 3 कंडीशंस दी गई है, इन तीनों को आप जरा समझेंगे। आपसे सबसे पहले कहा गया है कि ये शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए, यानी कि अल्पायु होना चाहिए, यानी कम समय तक के लिए होना चाहिए। दूसरा आपसे कहा जा रहा मोबाइल और बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कि गतिशील और जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए। और तीसरा आपसे कह रहा है सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जल में घुलनशील होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो हमारे पास जैव आवर्धन से संबंधित चीजें हैं या जो रसायन हैं, वो अगर शॉर्ट लिव्ड होंगे तो वो शरीर में कभी बने रहेंगे ही नहीं। और अगर बने नहीं रहेंगे तो उनका मैग्निफिकेशन कैसे होगा। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या समझे हम। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर केमिकल का या उस रसायन का क्या होना चाहिए, उस रसायन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शरीर में बढ़ना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब वो लॉन्ग लिव्ड होगा, है ना। यानी ये जो शॉर्ट लिव्ड वाला ऑप्शन है, ये हमारे पास क्या है, ये गलत है। शॉर्ट लिव्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, यानी दीर्घायु होना चाहिए, यानी ज्यादा समय तक बने रहने वाला होना चाहिए। तो इसलिए ये वाला पार्ट मेरा गलत हो गया। दूसरा बोला कि मोबाइल और बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी आपसे क्या कह रहा है कि गतिशील हो, और गतिशील होने के साथ साथ जैविक रूप से सक्रिय भी हो। ये बिल्कुल सही है। अगर ये मोबाइल नहीं होगा तो एक जीव से दूसरे जीव में जाएगा कैसे, और बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होगा तो जीवों के शरीर के अंदर ये कार्य कैसे करेगा। इसलिए ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए उस रसायन में, और इसलिए ये वाला हमारा पार्ट जो है वो सही है। अभी आप देखिए पहला गलत हमारा हो गया था, तो हमारे दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए थे। कौन से, ए भी कट गया था और हमारा डी भी कट गया था। तो बचे कौन से, बचे बी और सी। तो इसका मतलब यहां पर सीधे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो केवल बी होगा, है ना। यानी ये हमारा आंसर जो है ये वाला सही है, टू ओनली। अगर यहाँ पर कुछ और होता तब हमें बड़ी परेशानी होती, लेकिन अब परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही हमें ये पता चला कि बी सही है, तो उसके बाद हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो भी कट जाएगा, क्योंकि सी में लिखा हुआ है 3 ओनली। यानी जो भी केमिकल होगा वो सॉल्युबल इन वाटर नहीं होना चाहिए, वो जल पे घुलनशील नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर भी मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। सॉल्युबल इन वाटर ये गलत क्यों है। देखिए अगर कोई भी रसायन जल में घुलनशील होगा और वो जीव के अंदर पहुंचता है शरीर के अंदर, तो जब उस जीव के शरीर से एक्सक्रीशन होगा, उत्सर्जन होगा, तो उस उत्सर्जन के साथ साथ वो चीज जो है वो बाहर चली जाएगी। यानी उस उत्सर्जन के साथ साथ वो चीज जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो जब बाहर निकल जाएगी तो वो शरीर में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कैसे। इसलिए वो इनसॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए। कोई भी चीज अगर बायोमैग्निफिकेशन उसका हो रहा है तो वो उसका क्या होना चाहिए, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर होने से या जल में अघुलनशील होने से वो क्या हो जाएगा, बहुत ही आप कह सकते हैं कि मैग्नीफाई हो सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको भी बता दें, हमारा सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि केवल दो। वो सिर्फ जल में, वो सिर्फ गतिशील और जैविक रूप से सक्रिय यहाँ के हिसाब से सही है। जल में घुलनशील है, गलत है। और अल्पायु भी है, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। हिंदी में पढ़ते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन सा या से चक्र अवसादी पोषण चक्र है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये हम करेंगे चक्र, ठीक है जी। इसको चलिए मैंने काट दिया, ओके। सो कौन सा चक्र इनमें से अवसादी पोषण चक्र है। अवसादी यानी सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। अब आपको बताऊं मैं कि रिजर्वॉयर यानी कि भंडार के आधार पर, ठीक है, आपको यहां पर मैं लिख रहा हूं ना, सॉरी, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। इरेजर का इस्तेमाल करें, जरा इसको मिटाए और अब यहाँ आ जाए फिर से, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं। तो मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, रिजर्वायर का मतलब होता है भंडार, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वायर यानी कि भंडार, किसका भंडार, न्यूट्रिएंट का। रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होगा भाई वो दो तरीके का होगा। कौन कौन सा होगा, एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं गैसियस साइकिल, है ना, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल। कैसा होता है ये साइकिल, तो बोलते हैं जो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल होता है इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो रिजर्वायर है, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होगा उसका जो रिजर्वायर होगा वो या तो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल होगा या फिर हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल होगा। तो अगर आपको किसी भी न्यूट्रिएंट का भंडार एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल मिले तो आप कहेंगे वो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल होगा। और जो यहाँ पर हमारे पास दूसरा है वो है हमारे पास सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या हो गया, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। तो अब सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल का रिजर्वायर कहाँ होगा, ये होगा मेनली लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। और स्थल मंडल में भी बेसिकली क्या, अर्थ का क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उस भूपर्पटी को आप बोलेंगे ये मेन रिजर्वायर है। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि ये सेडिमेंट्री साइकिल है। अब जो गैस वाले हैं इसमें आप देखें कार्बन का साइकिल, ये गैस कार्बन का साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये तो होगा। अगर 1 है तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन कट गया, 3 कट गया, यानी सी कट गया सॉरी, और बी कट गया यानी 2 एंड 3 ओनली। अब आपके पास या तो 1 एंड 2 ओनली होगा या फिर आपके पास क्या होगा, 1 2 एंड 3 होगा। तो आपसे ये पूछा गया कि ये तो गैसियस साइकिल है, सॉरी 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 सॉरी, हम लोगों ने गलत कुछ कर लिया है ना, यहाँ पर हमें सेडिमेंट्री साइकिल पूछ रहे हैं। तो अगर सेडिमेंट्री साइकिल पूछ रहे हैं तो हमें गैसेस तो पूछा नहीं ना, तो हमें ये वाला चीज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए आ जाते हैं फिर से, ओके। तो मैंने ये बताया कि कार्बन साइकिल तो गैसियस साइकिल है इसलिए ये इसका पार्ट नहीं होगा। अगर इसका पार्ट नहीं हुआ तो आपका ए ऑप्शन कट गया और आपका ये डी ऑप्शन भी कट गया क्योंकि 1 नहीं होना है हमारे पास। बाकी रह गया कि 2 और 3 होंगे या 3 होंगे अकेले। तो फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस जो है वो फॉस्फेट के रूप में चूंकि रॉक्स में मिल रहा है और रॉक कहाँ है, अर्थ के क्रस्ट में है, इसलिए फास्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री का पार्ट होगा। और जैसे ही 2 सही किया इसका मतलब 3 तो सही होना ही होना है, इसलिए हमारा ये वाला पार्ट कट जाता है ऑप्शन का और हमारे पास सही ऑप्शन हमारा मिल जाता है 2 एंड 3 ओनली। देखा आपने
कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन प्रोसेस से किसी भी क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें किस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से समझ पाते हैं, बहुत आसानी से देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सही आंसर तक पहुंच गए हैं। हमारा सही ऑप्शन क्या है? हमारा सही ऑप्शन है केवल 2 और 3, यानी कि फास्फोरस का साइकिल और सल्फर का साइकिल, ये अवसादी पोषण चक्र के उदाहरण है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या कथन है भाई, पढ़ते हैं एक एक करके। पहला कथन आपके सामने है, बोथ फूड चेन एंड फूड वेब कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी किसी भी पारिस्थितिक पिरामिड में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल दोनों को दर्शाया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल दोनों को दर्शाया जा सकता है, ऐसा आपसे कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है, सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड में सैप्रोफाइट्स यानी कि जो मृतोपजीवी होते हैं, क्या होते हैं? जो मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवियों को पारिस्थितिक पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप जरा मुझे बताएंगे कि यहाँ पर हमारे लिए सही ऑप्शन क्या होगा। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो हमें जब भी खाद्य श्रृंखला पढ़ाया जाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में ओके, वॉइस कम आ रही है शायद, वॉइस थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, तो थोड़ा मैं जोर से बोलने की कोशिश करता हूं अगर वॉइस यहां से कम जा रही है तो। चले एक बार समझेंगे। जो पारिस्थितिक पिरामिड है, इस पारिस्थितिक पिरामिड में हमने हमेशा पिरामिड में क्या बोला कि आप एक फूड चेन के अंतर्गत आने वाले जीवों को नीचे से ऊपर तक यहाँ पर सजाने का काम करते हैं। यानी अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फूड चेन जो है वो इंक्लूड होगा। किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में जो फूड वेब है वो इंक्लूड नहीं होता है, ये फूड वेब इंक्लूड नहीं होता है, खाद्य जाल संबंधित नहीं होता है इसमें। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो उसके हिसाब से ए भी नहीं होगा और बोथ 1 एंड 2 भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। हमारे पास बच गया बी और डी। अब बी और डी में से समझते हैं। सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड, ये बिल्कुल सही बात है। इकोलॉजिकल पिरामिड में या पारिस्थितिक पिरामिड में कभी भी सैप्रोफाइट को कोई स्थान नहीं दिया गया है, और इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ये स्टेटमेंट सही होने के साथ ही बी हमारा सही हो जाता है और नाइदर 1 नॉर 2 जो है ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर हमें दो स्टेटमेंट देखने हैं। कौन कौन से दो स्टेटमेंट हैं जरा इनको समझे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिन एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। हिंदी में पढ़ते हैं इस कथन को। जैव आवर्धन से तात्पर्य है क्रमिक पोषक स्तरों पर विषैले पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होना। यानी जैव आवर्धन के बारे में यहां प्रश्न पूछा जा रहा है
और हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो जैव आवर्धन है वो क्या है, क्रमिक पोषक स्तरों यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर हम जाते हैं तो विषैले पदार्थों की जो सांद्रता है उसमें वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है ना। और जैसे ही हमारा ये पहला सही होता है, आप देखें हमारे लिए ये जैसे ही ये चूंकि सही है हमारे पास स्टेटमेंट, वन ओनली भी सही हो सकता है ना, ये वाला। और जो टू ओनली है ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वन को शामिल करना है और नाइदर वन नॉर टू भी गलत हो जा रहा। अब तो आपका या तो वन ओनली में से होगा या बोथ वन एंड टू होगा। अब जरा इसको हम देखेंगे थोड़ी देर में कि हमारे पास जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है उसमें क्या समझ में आता है हमें, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है bioaccumulation is the gradual increase in concentration of a toxin over a period of time in an organism। ठीक है, यानी कि जैव ये है जैव संग्रहण, है ना। जैव संग्रहण समय के साथ जीवों में विषैले पदार्थों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि दर्शाता है, या इसको क्रमिक वृद्धि के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जैव संग्रहण है यानी जिन चीजों का एक्यूमुलेशन होता है वो एक टाइम पीरियड तक उनके कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज देखने को मिलता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाता है, और इसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो बायोमैग्निफिकेशन है वो अकर होता है, अकर करता है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होने के साथ ही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसमें कहा गया है दोनों ऑप्शन सही है, हमने ए को हटा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो हो गया 1 एवं 2 दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हेल्प्स प्लांट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो पौधों को निम्नलिखित में से किस कार्य में सहायता करती है। हमें ये देखना है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें जो है उनको सहायता मिलती है। तो अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो हमें ये समझ में आता है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में होता क्या है। पौधे जो हैं वो जलवाष्प पौधे जो हैं वो जलवाष्प को क्या करते हैं, बाहर उत्सर्जित करते हैं। ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए कि जब पौधे जलवाष्प को उत्सर्जित करने का काम करते हैं तो वो जल को खींचते भी होंगे। यानी अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है तो ये जो पहला स्टेटमेंट हमसे कह रहा है टू पुल वाटर टू द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स, ये सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कहते हैं मेंटेनिंग वाटर प्रेशर विद इन द बॉडी सेल्स, यानी कि जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनमें जल के दाब को, है ना, उनमें क्या होगा, जल के दाब को बनाए रखने का काम करते हैं, जल के दाब को बनाए रखने का काम करते हैं, ये भी सही है। थर्ड देखते हैं रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप नियंत्रण में भी सहायता करते हैं। देखिए बॉडी के अंदर वाटर है तो वो ताप नियंत्रण में सहायता करेगा। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। अगर तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमारे ये जो ऑप्शंस दिए हुए 1, 2 एंड 3 ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 पर भी पहुंच गए, और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हमें मिल गया क्या, 1, 2 एंड 3, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से बायोमैग्निफिकेशन के क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया है, और यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन का क्या पूछा जा रहा है, मतलब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट, बायोमैग्निफिकेशन refers to the absorption of toxicant by an organism from its abiotic environment। अब देखिए बायोमैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई ना कोई टॉक्सिकेंट चाहिए, कोई ना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चाहिए, है ना।
बायोमैग्निफिकेशन के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस चाहिए, और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा वो खासतौर से क्या होगा, कोई ना कोई केमिकल होगा। अगर वो कोई ना कोई केमिकल है तो वो क्या होगा, वो नॉन लिविंग होगा। क्या होगा भाई, नॉन लिविंग होगा। और जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनके लिए हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म क्या है हमारे पास, वो टर्म है हमारे पास, इसको थोड़ा रब करते हैं, वो टर्म है हमारे पास क्या, हमारे पास टर्म है एबायोटिक। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, एबायोटिक लिखेंगे। तो अब यहां से बहुत क्लियर हो गया हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी टॉक्सिकेंट को एब्जॉर्ब करेगा जिससे कि उसमें बायोमैग्निफिकेशन हो, तो वो कहां से आएगा, एबायोटिक एनवायरनमेंट से आएगा, क्योंकि बायोटिक एनवायरनमेंट में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ये तो सही हो गया, और सही हो गया पहला, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो दो ऑप्शंस हैं बी और डी, ये यहाँ से आउट हो जाएंगे। अब इन दो ऑप्शन में हमें ढूंढना है, या तो वन ओनली होगा या फिर बोथ वन एंड टू होगा। तो दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, दूसरा हमसे ये कह रहा है कि दूसरा हमसे ये कह रहा है कि इट हैपेंस when toxic substances accumulated in an organism can be metabolized or excreted। यानी बायोमैग्निफिकेशन तब होगा जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट होगा। कब एक्यूमुलेट होगा, जबकि उसमें उस टॉक्सिक सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है या फिर उसका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप इसको हिंदी में मैं पढ़ देता हूं, यह तब संभव होता है जब जीव के शरीर में विषैले पदार्थों का उपापचय अथवा उत्सर्जन नहीं होने के कारण उनका संग्रहण हो जाता है। तो अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो इससे हमें बहुत क्लियर हो रहा है कि अगर मेटाबॉलिज्म हो जाए यानी उपापचय हो जाए, या फिर एक्सक्रीशन हो जाए यानी कि उत्सर्जन हो जाए, तो उस अवस्था में निश्चित रूप से जो रसायन है, जो केमिकल है, वो शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इस वजह से आप कह सकते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन होगा। यानी हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने के साथ ही आपका ये ए वाला ऑप्शन कट जाता है और हम पहुंच जाते हैं अपने सही आंसर पर, यानी कि सी जो है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो क्या है, सी है। ठीक है, तो ये हम सही आंसर जो है वो लिख पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि इनमें से जो कथन है उनका, उन पर विचार कीजिए, उनको समझिए। क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट ओनली 1% ऑफ द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन देयर लीव्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं, पारितंत्र में हरे पौधे उनकी पत्तियों पर प्राप्त सौर ऊर्जा का लगभग 1%, है ना, लगभग 1% ग्रहण करते हैं। समझ में आई चीजें। चलिए अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इस स्टेटमेंट को जरा हम समझने का प्रयास करें कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये निश्चित रूप से करेक्ट है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% ही जो है वो यूटिलाइज करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन हो गया, ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया वो करेक्ट है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही करेक्ट होता है, आपके पास जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बी और डी कट जाएंगे, जहां पर टू ओनली और नाइदर 1 और 2 दिया हुआ है। अब आते हैं दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है only 10% of the energy is transferred from one trophic level to the other via the food chain। किसी भी खाद्य श्रृंखला, हिंदी में देखें, खाद्य श्रृंखला में पोषण के एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग स्थानांतरित होता है। हमने बार बार ये चीज पढ़ी है कि ऊर्जा का 10% का स्थानांतरण एक यानी निम्न पोषण के स्तर से उच्च पोषण के स्तर में होता है, जो ठीक उसके ऊपर होता है
इसको लिंडेमान ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था, जिसको हम लिंडेमान के 10% के नियम या लिंडेमान 10% रूल के हिसाब से जानते हैं। तो इतना जानने के बाद हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट 2 है ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, और इसके करेक्ट होने के साथ ही आपका जो ए ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, और जो सी ऑप्शन है इसको हम मानते हैं कि ये करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, यानी पादपों के द्वारा, हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के कौन से रूप पौधों यानी पादपों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब अगर आपको पता हो कि पादप जो है वो नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में, नाइट्रोजन का जो यौगिक है, नाइट्रोजन का जो यौगिक है उस यौगिक है उनमें भी से भी कौन से यौगिक, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ये तो यौगिक नहीं है, ये किसी तरीके का कोई कंपाउंड नहीं है, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इसको रॉन्ग कर देंगे। नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में जरूर ये होता है, तो इन दोनों को तो सही रखना ही रखना है। अब मैं पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेता हूं। देखिए 1 जैसे ही कटा आपके पास बी और डी निकल गए, है ना, यानी ये दो ऑप्शन तो होने ही नहीं है। अब रह गया कि 2 और 3 किस में है, तो ए में भी 2 एंड 3 है और सी में भी 2 एंड 3 है, तो हमें 4 को कंसीडर करना पड़ेगा कि जो 4 है वो हमारा सही ऑप्शन है या नहीं है। तो अमोनिया के रूप में भी कुछ जो है वो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं चूंकि पौधे पादप, इसलिए इसको भी इसमें रखेंगे, और इसलिए हमारा सही आंसर होगा सी। बी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 को भी हमने करेक्ट कर लिया है। इस तरीके से हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से हमें स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन देखते हैं। पहला कथन हमसे कहता है द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। हिंदी में पढ़ते हैं इसको, जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण एवं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जल चक्र के अंतर्गत काम करती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और अगर ये सही है तो आप देखें यहाँ पर पहला जैसे ही स्टेटमेंट सही होता है हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो कट जाता है, जिसमें पहले का कोई स्थान नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं। जल एवं कार्बन चक्र दोनों ही सिद्ध चक्र के उदाहरण हैं। हिंदी में पढ़ते हैं बोथ वाटर एंड कार्बन साइकिल्स आर एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट साइकिल। देखिए परफेक्ट साइकिल क्या होता है, परफेक्ट साइकिल वो होता है जिसमें हर एक चीज जो है वो इमीडिएटली, है ना, इमीडिएटली क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए उस चक्र में, और उसके बाद वो फटाफट जो है वो उनका चक्रण जो है वो देखने को मिले। तो ऐसी चीज बिल्कुल हम देखेंगे वाटर साइकिल के साथ तो ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम कार्बन साइकिल की बात करें तो वो परफेक्ट साइकिल के अंतर्गत नहीं आ पाता है। तो अगर वो परफेक्ट साइकिल का उदाहरण नहीं है, अगर ये परफेक्ट साइकिल नहीं है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। जैसे ही आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, आप देखिए जहां जहां 2 है वो आपके कट जाएंगे, यानी कि हम ऑलरेडी ये तो काट ही चुके हैं। ये हमारा जो आंसर है वो मिल चुका है हमें, और वो है क्या, बिना तीसरा स्टेटमेंट पढ़े, वो है ओनली 1, है ना। लेकिन हम तीसरे को एक बार देख ले, वैसे देखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं। नाइट्रोजन कैन बी कंज्यूम्ड बाय प्लांट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, तो थर्ड गलत है, इसलिए यानी हम बिल्कुल सही है। देखिए एग्जामिनेशन में आप ये काम नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन में आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही स्टेटमेंट एक रॉन्ग हुआ और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होने के साथ ही आपने कहा कि ये और ये ऑप्शन भी हमारे कट गए हैं, इसका मतलब हमारे पास हमारा सही आंसर मिल गया है, तो आपको थर्ड पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनेशन में इससे समय बचेगा। मैंने यहाँ आपको इसलिए पढ़ के बताया ताकि आप सही चीज को याद रख पाए कि वास्तविकता में ये सही है या नहीं। ठीक है,
चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। क्वेश्चन नंबर 10th आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इकोसिस्टम। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली पारितंत्र सेवा है। इसमें से कौन सी पारितंत्र सेवा है, जरा इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि ये किस रूप में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 पारितंत्रों की बात की गई, सेवाओं की बात की गई है। साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण चक्र, फिर कहा गया प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन से बचाव, तीसरा कहा गया पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि प्रदूषकों का अवशोषण एवं वैश्विक तापन की समस्या में कमी। प्रदूषकों का अवशोषण एवं वैश्विक तापन की समस्या में कमी। और चौथा आपसे ये कहा गया है कि जैव भार का उत्पादन यानी जनरेशन ऑफ बायोमास। अब इन 4 में अगर हम ढूंढने का प्रयास करें तो हमारे पास कौन सा सही है। देखिए कभी भी हम बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलता है। अगर ये है तो हमारा सी ऑप्शन कट जाता है ना। हमारे पास बचते हैं क्या 1 2 3 1 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4। अब देखते हैं बहुत सारे चॉइस है यानी हमें पढ़ना सब पड़ेगा। सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। देखिए अगर इकोसिस्टम हमारा नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो स्टेबलाइज रहे तो निश्चित रूप से सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट होगा। खासतौर से हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम स्टेबलाइज है और इसमें सभी पेड़ पौधे जो है वो लगे हुए हैं तो उस कंडीशन में हमेशा हम ये मानकर चलेंगे कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो बना रहेगा और जो सॉइल इरोजन है वो भी प्रिवेंट होगा। यानी कि ये भी सही स्टेटमेंट है। तो 1 2 जहां जहां है वो वाले कर ले, जिसमें 2 नहीं है उसको हटा देते हैं यानी कि बी ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब हमें देखना है क्या कि थर्ड दोनों में है यानी थर्ड तो सही होगा ही होगा। इसमें कोई अब संशय वाली बात नहीं रही क्योंकि 3 जो है वो ए ऑप्शन में भी है और 3 जो है वो डी ऑप्शन में भी है। तो अब हमें देखना है क्या बायोमास का जनरेशन होता है किसी इकोसिस्टम में। बिल्कुल होता है। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम का हमने उदाहरण लिया, हालांकि इस यही सिर्फ उदाहरण नहीं है, दूसरे वाले में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन बायोमास का जनरेशन हो रहा है ये बिल्कुल सही बात है। और ये सही होने के साथ ही हमारा जो थर्ड ऑप्शन ए ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो जाता है और हम अपने सही आंसर पर पहुंच जाते हैं जो कि है ऑप्शन डी। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये सभी के सभी जो है वो ऑप्शन स्टेटमेंट में दी गई चीजें जो है वो सही है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम अपने सही आंसर पर पहुंच गए हैं इस क्वेश्चन के। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आंसर का सेशन इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस चाहिए, क्योंकि वीक में 6 दिन में से 2 दिन हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर के सेशन दे रहे हैं, 2 दिन हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर के सेशन और 2 दिन इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर के सेशन दे रहे हैं। तो इस तरीके के सेशन अगर आपको चाहिए तो आप फटाफट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे ई एकेडमी एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में आपको बेल बटन दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करिए और ऑल एप्लीकेशंस जो है, ऑल नोटिफिकेशंस, उसको जो है वो आप क्लिक करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अगले सेशन में फिर हम मिलेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े, क्वेश्चन आंसर के सेशन का फायदा उठाएं और अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने के पाथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच।